मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शनाइज्ड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। उससे पहले आपको याद होगा कि आज 2 अक्टूबर है, तो आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है। आज के दिन पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 को। और आज ही के दिन विजय और उसकी फैमिली पानाजी गई, वहाँ पे उन्होंने पाव भाजी खाई, सत्संग अटेंड किया और पाव भाजी खा के 3 अक्टूबर को वो वापस आ गए थे। याद है ना। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स में क्या क्या है? सर्विकल कैंसर बिहार, हिमा रिपोर्ट, ग्रीन वॉर रूम, नविका सागर परिक्रमा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे लाइट नोट पे, ठीक है। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। टारगेट लेके चलो 17 नवंबर का, ठीक है। सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सर्विकल कैंसर बिहार। उससे पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, ये सारी चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कोसी एंड गंडक बराजेस के बारे में आपको बताया था कि 5 लाख क्यूसेक्स ऑफ वाटर को रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। एक हिस्टोरिक टाइम था क्योंकि बहुत सालों बाद किया गया था, ये चीज एक बार देख लेंगे। वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में बताया था 29 सितंबर। वर्कशॉप हुआ है ओरल हेल्थ से रिलेटेड, कहाँ पे? एम्स दिल्ली में। और भी कुछ चीजें बताई थी, एक बार एम्स दिल्ली के बारे में देख लेंगे। जीन थेरेपी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। उसमें बताया था कि फॉल्टी जीन को हटा के हेल्दी जीन लगाते हैं, ये भी बता चुका हूँ। पीपल्स प्लान कैंपेन के बारे में बताया था, कौन लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? ललन सिंह जी ने, उनका नाम क्या है? राजीव रंजन जी ने, उन्होंने लॉन्च किया है। पंचायत डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड है, एक बार देख लेंगे। नलीन प्रभात को क्या बना दिया गया? डीजीपी बना दिया गया JNK पुलिस का, ठीक है। किसको हटा के? RR स्वाई को हटा के नहीं, मतलब वो रिटायर हो गए थे। तो नेक्स्ट है उदयनिधि स्टालिन से रिलेटेड, मैं आपको बता चुका हूँ कि डिप्टी सीएम बन चुके हैं तमिलनाडु के। सारी चीजें आपको याद है कि नहीं? नेक्स्ट है युवा रोजगार मेला, ये न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है इंडिया एट UNGA में, ये आप एक बार देख लेंगे कैसे करारा जवाब दिया इंडिया ने पाकिस्तान को। नेक्स्ट देखेंगे सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, किससे रिलेटेड है? सैनिटेशन वर्कर से रिलेटेड है, हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया। JNK इलेक्शन डिपार्टमेंट ने 1 लाख ट्री लगाए। और बेस्ट टूरिज्म विलेज, कितने विलेजेस को मिले इस बार अवार्ड? 36 विलेजेस को मिले। उसमें से एक विलेज है एंड्रो विलेज, इसके बारे में ध्यान रखना है, जो कि मणिपुर का है, जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला है, विलेज का अवार्ड मिला है। ये चीज आप ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में पढ़ के याद हो गई होंगी। ऐसे ही आप एक बार लिख लोगे तो चीजें याद रहेगी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो आप उसे कनेक्ट करके याद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल में क्या बताया था मैंने आपको? हसन नसरुल्लाह के बारे में बताया था, ठीक है। हेलिनी के बारे में बताया था, साइक्लोन हेलिनी के बारे में। नेक्स्ट इंडिया और ग्रीस के बारे में कुछ चीजें आपको बताई थी। और वहीं से मैंने आईमैक को लिंक किया था। आईमैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आएगा। स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू जो रॉकेट है वो जा चुका है, किसको लाने के लिए? सुनीता विलियम्स को लाने के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जमाइकन PM जो कि इंडिया के विजिट पे आए 4 दिन के। और WHAP के बारे में बताया था, आर्मर्ड व्हीकल के बारे में, ठीक है। टाटा किसको देने वाली है बना के? मोरक्को को देने वाली है। मोरक्को के बारे में बताया था, उसका कैपिटल बताया था और कासाब्लांका नाम की सिटी बताई थी। और फिर उज्बेकिस्तान। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इन्हीं टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज को आप अच्छे से रेडी करके चलेंगे। नेक्स्ट है, उससे पहले एक गीगल लाइट नाम की एक हमारे यूजर हैं, मतलब स्टूडेंट है, जो हमेशा बहुत अच्छी तरीके से इस टाइप के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी एक बार नोटबुक में इस टाइप के शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो सारी चीज़ आपको याद रहेगी। ये काफ़ी एकदम क्रिस्प तरीके से इन्होंने बना के ये रखते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपको इनसे थोड़ा सा मोटिवेशन लेना चाहिए, क्योंकि इनका हर एक दिन का करंट अफेयर मैं ऐसे देखता हूँ इस टाइप के शॉर्ट नोट्स को क्रिएट करके नीचे रखती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ नोटिस करिए, मैंने आपको क्या बताया था? क्रिस्पर के बारे में बताया था कि इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। देखो इन्होंने लिख भी रखा है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, इस बार पक्का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए रेडी रहो। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड UPSC में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्विकल कैंसर बिहार। अब सर्विकल कैंसर से रिलेटेड क्या चीज है उसके बारे में सुनो। अब बिहार एक पहला राज्य बना है, फर्स्ट स्टेट बना है, ठीक है, जो सर्विकल कैंसर से रिलेटेड अब वैक्सीन लगा रहा है वहां की बच्चियों को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 9 से 14 साल की जो भी बच्चे हैं उनको सर्विकल कैंसर की क्या लगेगी? वैक्सीन लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 2 डोजेस लगेगी इनको, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहली डोज लगने के बाद उनको 6 महीने बाद दूसरी डोज लगेगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये पूरे इंडिया का ये पहला राज्य है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर जिसकी उम्र 15 साल या 15 साल से ज्यादा है और 26 साल तक है तो उनको 3 डोजेस लगेगी, वो भी अपने सर्विकल कैंसर से रिलेटेड वैक्सीन लगवा सकती है। आपको ध्यान रखना है, उनको 3 डोजेज लगने वाली है, ठीक है। सर्विकल कैंसर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक लीडिंग कॉज बनता है डेथ का, किसके अंदर? वुमेन्स के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत सारी वुमेन को उसके सर्वाइकल वाले पार्ट में कैंसर हो जाता है, उसे सर्विकल कैंसर कहते हैं, और उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ही पेनफुल डेथ होती है सर्विकल कैंसर से रिलेटेड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिए कि अभी इस साल की ही न्यूज है, मतलब अभी लास्ट महीने की न्यूज है कि
जब प्राइम मिनिस्टर मोदी क्वाड में गए थे तो उन्होंने भी सर्विकल कैंसर को मुद्दे को उठाया था और 7.5 मिलियन डॉलर को प्लेज किया था, किस में, इंडो पैसिफिक एरिया में देने के लिए। किस चीज के लिए? सर्विकल कैंसर से लड़ने के लिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने प्लेज किया था कितना क्वाड में? 7.5 मिलियन डॉलर सर्विकल कैंसर से लड़ने के लिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसलिए सर्विकल कैंसर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए आपको इस चीज को रेडी करके चलना है, ठीक है। एक बार हम लोग सर्विकल कैंसर के बारे में देख लेते हैं। या तो आएगा कि सर्विकल कैंसर के बारे में डायरेक्टली पूछे, ठीक है, और सर्विकल कैंसर से रिलेटेड हो सकता है इसका नाम ना आए और सीधा आ जाए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। अब यहाँ से आपको लगेगा कि साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का कुछ स्टडी का क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया, पर आपको ध्यान रखना है कि नहीं, ये करंट का ही पार्ट था और ये यहाँ से पूछा, सर्विकल कैंसर से निकल के आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। ये क्या है? ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिससे सर्विकल कैंसर भी होता है और इससे वार्ड्स नाम की बीमारी भी होती है, जो कि उसके जेनिशियल जो व्यक्ति है उसके जेनिशियल एरिया में हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेक्सुअली जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं अलग अलग माध्यम से, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फैलने का डर होता है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के अंदर पहले से हो बट उसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हो, पर जब वो कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व रहे तो दूसरे पर्सन को, उसके पार्टनर को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो जाए और उसकी वजह से सर्विकल कैंसर का भी रूप धारण कर सकती है और इसकी वजह से वुमेन है उसकी मौत भी हो सकती है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो एचपीवी को आपको अच्छी तरीके से करके जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और चीज ध्यान रखिए कि सर्विकल कैंसर से रिलेटेड एक हमने इंडिजीनियस वैक्सीन भी बनाई है, ठीक है। पहली बात तो क्वेश्चन यही होगा कि इसका कोई क्योर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इसका क्योर है और इससे रिलेटेड वैक्सीन भी है हमारे पास। ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। और एक इंडिया ने खुद की भी वैक्सीन लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? सर्वावैक। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है? सर्वावैक। ये आपको ध्यान रखना है। उसको किसने बनाया? इसको बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया और इसी ने कोविशील्ड भी बनाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें लिंक करके समझ में आ रही है कि नहीं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही कोविशील्ड भी बनाया था और इसी ने सर्वावैक भी बनाया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सर्वावैक इंडिजिनस वैक्सीन है, किस चीज के लिए? सर्विकल कैंसर से लड़ने के लिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सर्विकल कैंसर किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और सर्विकल कैंसर से रिलेटेड जो वैक्सीन पहला कौन सा राज्य है जिसमें लगने वाली है? तो लगने वाली है बिहार में। 9 से 14 वर्ष की जो भी बच्चे हैं उनको लगेगी और 15 साल से भी अगर कोई ज्यादा की बच्ची है या वुमेन है और 26 साल तक की है तो उनको भी सर्विकल कैंसर की वैक्सीन वो लगवा सकती हैं। उनको 3 डोजेज लगने वाली हैं, ठीक है। और 9 से 14 साल की जो बच्ची है उनको कितनी डोजेज लगेगी? उनको 2 डोजेज लगेगी। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। सर्विकल कैंसर इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हीमा रिपोर्ट के बारे में पहले ही बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये 3 मेंबर की रिपोर्ट थी, ठीक है। ये 3 मेंबर की पूरी कमेटी थी और इसको सेटअप कब करा गया था? इसको सेटअप करा गया था 2017 में, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट कब आई? इसकी रिपोर्ट आई 2019-20 में, ठीक है। पर बवाल अभी मच रहा है क्योंकि उसके कुछ पैराग्राफ्स लीक हो गए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो हीमा रिपोर्ट है किस चीज से रिलेटेड है? ये सेक्सुअली मिसकंडक्ट से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना है। सेक्सुअली मिसकंडक्ट से रिलेटेड है। कहां पे? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। और मलयालम फिल्म की इंडस्ट्री की जगह आएगा, हो सकता है आपकी इसकी जगह लगाए इंडियन सिनेमा, तो आपको इंडियन सिनेमा भी टिक करके आना है, ठीक है। जैसे मीटू मूवमेंट था तो वैसे हीमा रिपोर्ट इस टाइप का शुरू हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया था? कुछ बेल से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी। बेल क्या होता है और पेरोल क्या होता है, इसके बारे में कुछ चीजें बताई थी और डिफरेंस बताया था। और बेल भी 5 टाइप के बताए थे। हर चीज को रेडी करके चलो, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यूपीएससी में भी इवन क्वेश्चन पूछने लग गए इस टाइप के, तो आपको रेडी करके चलना होगा। बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि इस बार ग्रीन वॉर रूम कहाँ पे लॉन्च करी गई है? आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के से रिलेटेड न्यूज कहाँ पे बनती है? तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूज बनती है दिल्ली में। तो इस बार ग्रीन वॉर रूम कहाँ लॉन्च की गई है? इसे न्यू दिल्ली में लॉन्च करी गई है। न्यू दिल्ली में लॉन्च करी गई है। और न्यू दिल्ली में किस चीज के लिए की गई है? पॉल्यूशन को रोकने के लिए, पॉल्यूशन को कंटेन करने के लिए, आप ध्यान रखें, ठीक है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए ग्रीन वॉर रूम लॉन्च करी गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नविका सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन, ठीक है। अब ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको पहले कुछ चीजें बता चुका हूं बट नाम नहीं बताया था, अब नाम के साथ आ गया कि एक्सपीडिशन क्या है, ठीक है। अब ये एक्सपीडिशन है, इसी में मैंने आपको बताया था कि लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना कहां जाने वाली है? रूपा और दिलना पूरे वर्ल्ड के चक्कर पे, पूरे ग्लोब के चक्कर पे निकलने वाली है और ये सफर 40,000 किलोमीटर का होने वाला है।
40,000 किलोमीटर का होने वाला है और ये पूरे गोल चक्कर लगाएंगी, किसका, ग्लोब का लगाएगी। और ये चक्कर इनका कहाँ से स्टार्ट होगा, ये इनका गोवा से स्टार्ट होने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और गोवा से निकलेंगी और घूम फिर के फिर से गोवा में ही आएंगी। ये इनका पूरा इन्होंने प्रण लिया है और ये 40,000 किलोमीटर का सफर करने वाली है अकेले। ये किसी की भी सहायता नहीं लेंगी। अगर इनको प्यास भी लग गई, ठीक है, हो सकता है इनको खाने की जरूरत पड़ गई, तब भी किसी की भी सहायता नहीं लेने वाली है। इनको सहायता के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। ऐसा मैं सोच रहा कि कोई शिप इनके पीछे पीछे चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये जो दोनों फीमेल है, रूपा और दिलना, ये चल गई हैं किस चीज़ के लिए, 40,000 किलोमीटर के सफर के लिए निकलेंगी। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रूपा कहाँ की है, रूपा है पुडुचेरी की, आपको ध्यान रखना है, ये पुडुचेरी की है। और दिलना कहाँ की है, दिलना है कैलीकट की, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रूपा और दिलना के बारे में आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखो कि इससे पहले इस टाइप का सफर किसने किया था, कैप्टन दिलीप दोंदे ने किया था। कब, 2009-10 में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इस टाइप का एक्सपीडिशन कैप्टन दिलीप दोंदे ने किया था 2009-10 में। और इन दोनों ने इनसे भी कुछ गाइडेंस ली कि भाई आपने तो पहले से सफर कर रखा है, तो हमें भी बताओ, हमें भी करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन में आ सकता है, तो रेडी रखना। इस जो पूरा एक्सपीडिशन है, इसका नाम ही क्या रखा गया है, नविका सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन। ठीक है, भूलोगे तो नहीं, नविका सागर, सागर से याद रहेगा, ये कुछ सी से रिलेटेड। और सी में कौन गया है, सी में गई है रूपा और दिलना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाएगी एक बार देख लो, ये गोवा से जाएगी, गोवा टू फर्मेंटल इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर वहाँ से जाएगी लिटेल्टन इन, फिर जाएगी क्राइस्टचर्च इन न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरा केप टाउन फिर जाने वाले, फिर केप टाउन से घूम फिर के फिर गोवा में आ जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया, गोवा से निकलेंगे, गोवा पे ही आएंगी और 40,000 किलोमीटर पूरा ये सफर करने वाली, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ओशन वार्मिंग डबल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट निकली है, उसमें कहा गया कि जो ओशन का जो वार्मिंग है अब वो डबल हो गया है। ठीक है, जो वार्मिंग की स्पीड है ये एक तरीके से डबल हो गई है। और इसे निकालने वाला कौन है, इसे बोलने वाला कौन है, कोरपेनिकस मरीन सर्विस। ठीक है, कोरपेनिकस कोपेर्निकस, ठीक है, मरीन सर्विस की रिपोर्ट आई है कि ओशन का जो वार्मिंग है वो डबल हो चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1960 से ही लगातार वार्मिंग है, उसकी स्पीड बढ़ गई है, बट 2005 के बाद जो वार्मिंग की स्पीड है वो डबल हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओशन वार्मिंग डबल, इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम के बारे में अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पर वो मेंस का टॉपिक है, हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और क्या चीजें हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन चक्रा 3। अब चक्रा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने भी चक्रा ऑपरेशन है, चक्रा ऑपरेशन, ठीक है, चक्रा 1, चक्रा 2 और चक्रा 3, ये किसके साथ हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि ये हुआ है सीबीआई का, किसके साथ, एफबीआई के साथ, और किसके साथ, इंटरपोल के साथ। इंटरपोल तो पता ही होगा, इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, तो इंटरपोल के साथ। अब एफबीआई को एस्टैब्लिश कब करा गया था, 1908। सीबीआई को कब एस्टैब्लिश किया गया था, कल ही मैंने बताया था, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कौन से एक्ट से वो अपनी पावर को डिराइव करती है, ये भी चीज बता चुका हूं। ठीक है, अब ये देखो, सीबीआई और एफबीआई और इंटरपोल मिलकर चक्रा 1, चक्रा 2, चक्रा 3 ऑपरेशन चलाती है। किस चीज के लिए होती है, ये साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, किस चीज के लिए होती है, साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी साइबर क्राइम करते हैं उन पे एक तरीके की रेड मारी जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चक्रा 1, चक्रा 2, चक्रा 3 समझ में आ गया। चक्रा 1 ऑपरेशन कब स्टार्ट किया गया था, 2022 में किया गया था। चक्रा 2 2023 में, और चक्रा 3 2024 में, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आ गया, चक्रा 1, चक्रा 2, चक्रा 3 ऑपरेशन भूलोगे नहीं, इस चीज को आपको रेडी रखना है। इस बार चक्रा 3 ऑपरेशन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड है, ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एपी सिंह के बारे में बताया था कि ये क्या बनने वाले हैं, ये आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के चीफ बनने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। और इनको 5,000 आवर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है फ्लाई करने का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एपी सिंह बने, किसको हटा के बने, मतलब कौन रिटायर होने, किसके रिटायर होने के बाद बने हैं, तो वीके चौधरी के रिटायर होने के बाद बने हैं। और जो वीके चौधरी हैं इन्होंने एक कॉमिक बुक लॉन्च की थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एपी सिंह के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, एक और चीज मैंने आपको बताया था कि एक वाइस एयर चीफ भी इस बार बने हैं, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पिछले लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उससे जाके देखोगे चीजें समझ में आ जाएगी। पुराने लेक्चर देखने जरूरी है, पुराने को कनेक्ट करके मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, तभी आपकी सारी चीजें कवर हो पाएंगी, नहीं तो कुछ भी चीज आपको याद नहीं रहने वाला। नेक्स्ट देखो, तिरुपति लड्डू से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट कर दिया कि भाई कीप गॉड्स आउट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास क्या इसका कोई प्रूफ है कि तिरुपति लड्डू में उस टाइप की बीफ मिलाया गया था कि नहीं, इसका कोई प्रूफ है, अगर प्रूफ नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में मत घुसाओ।
रिलीजन को। नेक्स्ट देखो क्रूज भारत मिशन। अब ये क्या है, अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम से देखना है, ठीक है। कोशिश करना है कि आपको नाम से ही चीजों को आप निकाल के याद रखो, ठीक है। वैसे याद करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्रूज क्या है, तो क्रूज शिप तो जानते ही होगे, ठीक है, पानी में चलने वाली जो शिप है क्रूज शिप तो जानते ही होगे। तो क्रूज भारत मिशन मतलब इसका मतलब ये है कि भारत को, इंडिया को एक क्रूज का ग्लोबल हब बनाना है, ठीक है। तो सेटअप ग्लोबल हब बनाना है किसका, क्रूज का, ठीक है, क्रूज शिप्स का, ठीक है। क्रूज से रिलेटेड जितने भी एडवेंचर्स होते हैं उसका ग्लोबल हब बनाना है किसका, इंडिया को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो क्रूज भारत मिशन है ये कब से कब तक चलने वाला है, ये अभी 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा, अगले 5 साल के लिए चलेगा। कब तक, 31 मार्च 2029 तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रूज भारत मिशन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। इसको मैं सीबीएम बोलता हूँ, सीबीएम बोल देता हूँ, ठीक है, सीबीएम। अब आपको समझाने में थोड़ी आसानी होगी। तो सीबीएम के बारे में थोड़ा सा देख लो। ये जो सीबीएम मिशन है ये कब से कब तक चलेगी, ये 2024 से 2029 तक चलेगी। सेकंड, ये 3 फेजेस में होने वाले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला फेज 1 साल का होगा, दूसरा फेज 2 साल का होगा और तीसरा फेज भी 2 साल का होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज में क्या करेंगे इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहले फेज में हम लोग क्या करना है कि जितने भी एग्जिस्टिंग क्रूज टर्मिनल्स है उसको फिर से रिनोवेट करो, उसको और बढ़िया बनाओ, और बढ़िया बनाओ, ठीक है। और आसपास की जितनी भी कंट्रीज है उनसे एक तरीके से बातचीत करो कि हम लोग इस टाइप की क्रूज अलायंसेस फॉर्म करते हैं ताकि हम इस टाइप से भी पैसा कमा सके। और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है किस चीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, ठीक है। अराउंड 4 लाख के आसपास लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 4 या 40 लाख है, नहीं 4 लाख है, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। तो इस टाइप के हम लोग क्रूज अलायंसेस फॉर्म करते हैं आसपास के नेबर्स, आपको ये करना है, ठीक है। सेकंड फेज में क्या होगा, पहला फेज कब तक चलेगा, 2024 से 25 तक चलेगा, ठीक है, 25 के सितंबर तक चलेगा। फिर 1 अक्टूबर से एक दूसरा फेज लॉन्च होगा, उसमें क्या करी जाएगी, और नई लोकेशंस को देखी जाएगी कि और कहां पे हम लोग क्रूज शिप चला सकते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज में क्या होगा, थर्ड फेज में क्या होगा, इन सब चीजों को मिला दिया जाएगा, मतलब कि नई लोकेशंस भी आ गई, ठीक है, पुराने को हमने रिनोवेट भी किया, जो नए ढूंढे हमने उसको भी फिर से बनाओ, ठीक है। और एक पूरा अलायंसेस बना के हम लोग क्या करना है, इस चीज को लॉन्च कर देना है, एक इंडिया को ग्लोबल हब बना देना है क्रूज शिप्स का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा एक तरीके का विजन देखा गया, अगले 5 साल के लिए हम लोगों ने ये मिशन चूज किया, ये आपको ध्यान रखना है। क्रूज भारत मिशन नाम से याद रहेगा कि भारत को क्रूज का एक तरीके का ग्लोबल हब बनाना है। इस चीज को अगर आपको दिखे आपको ऑप्शन में तो चुपचाप इसको टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं कजिंद 2024। अब कजिंद से आपको समझ में आ रहा होगा ये एक तरीके का आर्मी का ऑपरेशन है, आपको ध्यान रखना है। ये आर्मी का एक तरीके का ज्वाइंट ऑपरेशन है, किसके बीच में, कजाकिस्तान, ठीक है, मतलब ड्रिल है, सॉरी, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में, आपको ध्यान रखना है। कजाकिस्तान और इंडिया आर्मी के बीच में यह है कज इन 2024, आपको ध्यान रखना है। चीजें क्लियर होनी चाहिए। कहां पे हुई, उत्तराखंड में हुई, आपको ध्यान रखनी है, उत्तराखंड में हुई। और इसमें कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने पार्टिसिपेट किया, आपको ध्यान रखना है। टोटल 120 जवानों ने पार्टिसिपेट किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहां पे हुई है, उत्तराखंड में हुई है। कज इन मतलब कजाकिस्तान एंड इंडिया, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। कहां पे हुई है, 2024 की, इस बार हुई है इंडिया में, आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में। इस चीज को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंदिरा सिन्हा रेड्डी, ठीक है। अब इंदिरा सिन्हा रेड्डी को किस चीज का गवर्नर बना दिया गया, इनको गवर्नर बना दिया गया मिजोरम का, और पहले से गवर्नर है त्रिपुरा के, आपको ध्यान रखना है। पहले से त्रिपुरा के गवर्नर है और इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मिजोरम का, ये आपको ध्यान रखना है। एडिशनल चार्ज मतलब उनको भी एक्टिंग गवर्नर बनाया गया, किसका, मणिपुर का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मणिपुर का नहीं, मिजोरम का आपको ध्यान रखना है, इंदिरा सिन्हा रेड्डी, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि अभी इंदिरा सिन्हा रेड्डी को कहाँ का गवर्नर बनाया गया, तो आप ध्यान रखेंगे मिजोरम का बनाया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी नेपाल, ठीक है। अब इंडियन एम्बेसी नेपाल ने इवैक्यूएशन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, कहाँ पे, नेपाल में, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेपाल में लैंडस्लाइड आई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन से रिलेटेड, इवैक्यूएशन से रिलेटेड एक चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जो इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार आपके क्वेश्चन में आ जाए, लेबनान से रिलेटेड, कि लेबनान में भी जो इंडियन एम्बेसी है उसने क्या किया है, उसने एडवाइजरी लॉन्च किया कि हो सकता है हम लोग इवैक्यूएशन, एक तो आप पहले लेबनान छोड़ के चल जाओ, और हम लोग अभी ऐसे भी सोच रहे हैं कि वहां पे हो सकता है इवैक्यूएशन प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको लेबनान से रिलेटेड एक चीज ध्यान रखनी है कि इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार इवैक्यूएशन प्रोसेस कर रखा है। उस जो प्रोसेस था, मतलब वो जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सुकून, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इवैक्यूएशन प्रोसेस था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन सुकून, आपको ध्यान रखना है, जो कि हमने 2006 में करा था, ठीक है। क्यों किया था, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था किसके बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में। इस बार भी कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में, और इजराइल ने इस बार
ढंग से धूल चटाई है किसको, लेबनान को, पहले भी चढ़ा चुका है, इस पर भी उसने ढंग से करी है, एक तरीके से हिजबुल्लाह को खत्म ही कर दिया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन क्या आएगा, ऑपरेशन सुकून के बारे में आ जाएगा, कब लॉन्च हुआ था, 2006 में लॉन्च हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और इंडियन सिटीजन को हमने बचाया था, ठीक है, कहां से, लेबनान से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मिथुन चक्रवर्ती को इस पर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल सकता है, उसके लिए उनको सिलेक्ट कर लिया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो किसके लिए मिला है, इनको क्या मिलेगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पिछली बार जिनको मिला था उन वुमेन का नाम पूछ लिया गया था अलग अलग पीसीएस एग्जामिनेशंस में, तो आपको रेडी रखना है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा कि इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो नीचे 4 हस्तियों का नाम होगा, उसमें से एक मिथुन चक्रवर्ती होंगे, तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम आप लगा के आएंगे, ठीक है। इनको पहले भी 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो एक तरीके का हाईएस्ट गवर्नमेंट का ऑनर है, हाईएस्ट गवर्नमेंट का ऑनर है, किस चीज के लिए, इंडियन सिनेमा में काम करने के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको पहले भी 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, किसको, मिथुन चक्रवर्ती को, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये 74 ईयर्स के, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइव स्कीम, ठीक है। अब ये पीएम ई ड्राइव क्या है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, ड्राइव मतलब कार बाइक से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ कार से रिलेटेड है, कार बाइक मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अब आपको इसे ध्यान से समझना है, ठीक है। पीएम ई ड्राइव को लॉन्च किया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है, टोटल कितने रुपए की आउटले है, 10,900 करोड़ का आउटले दिया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इसको इंप्लीमेंट करने वाली, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। पीएम ई ड्राइव कौन इंप्लीमेंट करने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में क्या, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में 2 व्हीलर्स, ठीक है, 3 व्हीलर्स, फिर उसके बाद एम्बुलेंसेज हो गए, ठीक है, बसेज हो गए, ये सारी चीजें करी जाएगी, प्लस चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे, ठीक है, चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। 10,900 करोड़ में 200 करोड़ तो चार्जिंग स्टेशन के लिए है, और 500 करोड़ एम्बुलेंस के लिए, और बाकी सब चीज़ों के लिए, और सारे जो रुपए बचे हुए वो सब है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चार्जिंग स्टेशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, किसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसको मंजूरी मिल गई कैबिनेट की। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है, आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आएगा कि इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स को इंसेंटिवाइज करने से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक कार्स को आपको छोड़ देना है, इलेक्ट्रिक कार छोड़ के और जितने भी हमारे पास व्हीकल्स है सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप सोचो कि नहीं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो स्कीम है किस चीज़ के लिए, एम्बुलेंस ले सकते हो, बसेज ले सकते हो, पैसेंजर बसेज ले सकते हो, ठीक है, टू व्हीलर्स ले सकते हो, ऑटो ले सकते हो, सब चीज़ ले सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, पर आपको कार नहीं लेना है इस स्कीम के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कैच है। एक और चीज़ ध्यान रखो, देखो मैंने इससे पहले आपको 2-3 चीजें और बताई थी मेरे अगस्त के करंट अफेयर्स में, दोबारा भी न्यूज में आएगा, तो हो सकता है 1-2 दिन बाद मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि अगस्त हुए टाइम हो गया, ठीक है। अब देखो अगस्त सितंबर करंट अफेयर्स मैंने आपको क्या बताया था कि फेम 1 स्कीम, फेम 2 स्कीम, ठीक है, अब फेम 3 स्कीम भी आपसे बोल दे तो, या ईएमपीएस स्कीम बोल दे। ईएमपीएस स्कीम कब लॉन्च की थी इसके बारे में बताया था कि फेम 2 जब खत्म हुआ 31 मार्च को, उसके बाद कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने फेम ईएमपीएस स्कीम लॉन्च कर दी, मतलब सेम ही है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और फोर्थ क्या है, अभी पीएम ई ड्राइव, ये सारी किस चीज से रिलेटेड है, पीएम ई ड्राइव, ये सारी किस चीज से रिलेटेड है, ये सारी की सारी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ भी आ जाए न्यूज में तो आप चुपचाप लगा के आ जाओ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड है, जो भी इलेक्ट्रिक चीजों से रिलेटेड है वो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बट यहाँ पे कैच है, ईएमपीएस और पीएम ई ड्राइव, ठीक है, ये दोनों किससे रिलेटेड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब इन दोनों स्कीम के तहत आपको हर चीज के लिए क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, बट इलेक्ट्रिक कार्स मिलेंगे तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार्स को इसमें बाहर रखा गया है, और ये सब चीज दोनों में सेम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फेम 1, फेम 2, फेम 3 लॉन्च नहीं हुआ था, इसलिए ईएमपीएस लॉन्च कर दी गई थी, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फेम 1, फेम 2, ईएमपीएस और पीएम ई ड्राइव किस चीज से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड है, सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। बट ईएमपीएस और पीएम ई ड्राइव इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड नहीं है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, ऑप्शन में आएगा कि ये इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड है, तो आप इसमें चुपचाप टिक करके आ जाएंगे कि हाँ यार यही तो बताया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल बताया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक कार में टिक करके आना, इलेक्ट्रिक व्हीकल करके आना, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल करके आएंगे पर कार नहीं करके आएंगे। एम्बुलेंसेज आएगा तो एम्बुलेंसेज करके आ जाएंगे, बसेज आएगा तो बसेज करके आ जाएंगे, 2 व्हीलर्स आएगा तो 2 व्हीलर्स करके आएंगे, 3 व्हीलर आएगा तो 3 व्हीलर करके आएंगे, ठीक है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इसको इंप्लीमेंट करने वाली ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीएम ई ड्राइव आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, ठीक है। अब अगेन देखो
मैंने आपको बहुत सारी चीज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ मैं आपको करवाता रहता हूँ। जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है उसको एक तरीके से रिवाइज करो, जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है उसको भी सीखोगे, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखो, मतलब कोर्ट की अवमानना, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कोर्ट को अवमानना कहते हैं, ठीक है। अगर कोर्ट को एक तरीके से या तो उस पर लांछन लगाया जाए या उसकी बात को नहीं माना जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 129 में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 129 में दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 129 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आपको ध्यान रखना है। क्या बताता है? कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और यहीं से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है किस चीज के लिए? पनिशमेंट की, ठीक है, अपनी अवमानना की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि अगर कंटेम्प्ट करेगा तो पनिश कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेम चीज हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 215 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखोगे कि आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 129 215 किससे रिलेटेड है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ मिला जुला सा लग रहा है ना, कुछ सुनने में ऐसा लग रहा है कि हाँ यार सेम सी चीजें लग रही है। आर्टिकल 129 और 215 किससे रिलेटेड है? यह है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 215, ठीक है। इतना आप समझ के चलो। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आएगा कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करा गया किसमें, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करा गया किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप चुपचाप लगा कह देंगे नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं करा गया, बट आर्टिकल 129 और 215 के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब डिफाइन किसमें किया गया है? डिफाइन किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में इसको डिफाइन किया गया। किसको? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। आप ध्यान रखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज ध्यान रखनी है, इसमें दो टाइप के कंटेम्प्ट की बात करी गई है। एक बात करी गई है सिविल कंटेम्प्ट की, एक बात कही है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सिविल कंटेम्प्ट में क्या कहा गया है? सिविल कंटेम्प्ट में कहा गया है कि अगर आप विलफुल डिसओबीडियंस करो, ठीक है, मतलब आपको कोई चीज करने के लिए बोले और आप जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अवमानना करो, ठीक है, जानबूझ के, तो वो सिविल कंटेम्प्ट में काउंट होगा। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होगा? क्रिमिनल कंटेम्प्ट में होगा कि अगर आप कोर्ट पे ही लांछन लगाने की कोशिश करो, या कोर्ट के जो वर्किंग हाउस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करो, या तो स्कैंडलाइज करो या इंटरफेरेंस करने की कोशिश करो जुडिशियल प्रोसीडिंग में, तो आपको क्या होगा? क्रिमिनल कंटेम्प्ट आप पे लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। जिसको भी नहीं पता था अब आपको चीजें पता हो गई होगी। डिफाइन किसमें किया गया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और यही एक्ट एक तरीके का स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड कर रहा है किसको? आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 को। आई थिंक सारी चीज आप क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तभी चीजें क्लियर होगी। थोड़े थोड़े क्वेश्चन में आपको फंसा लिया जाता है, तो आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलता है तो क्या होता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो क्या है? एक तो ये हो सकता है कि ना आप सॉरी बोल दो, ठीक है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को माफी मांग लो उससे, या दूसरे किस में अगर आपको पनिशमेंट दी जाती है तो मैक्सिमम आपको 6 मंथ्स की पनिशमेंट दी जाती है। मैक्सिमम आपको 6 मंथ्स की पनिशमेंट दे सकती है, और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। स्टैटिक पार्ट भी साथ साथ कवर करते हुए चलो। नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल में देखते हैं फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट। अभी कहाँ पे हो रहा है आपको ध्यान रखना है। ये हो रहा है दुबई के मदीनात जुमेरा में, ठीक है। मदीनात जुमेरा में क्या हो रहा है? फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की जाएगी। उससे पहले थीम समझ लो। थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर फ्यूचर, इसका थीम है। और ये कब से कब तक? 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में होगा। 3 दिन का ये पूरा इवेंट होने वाला है। 30 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक, मतलब आज के दिन खत्म होने वाला है फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट, आपको ध्यान रखना है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें अराउंड 1500 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। 1500 अलग अलग व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया है, इंडस्ट्रीज लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया है, और उसमें बहुत सारे सेशंस होंगे, बातचीत होगी, ठीक है, डिस्कशंस होंगे। कौन कौन से टॉपिक्स पे होंगे? टॉपिक्स देख लो। एनवायरमेंटल इश्यूज पे होंगे, ठीक है, सोशल एंड गवर्नेंस से रिलेटेड होगी, सोसाइटी से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है, गवर्नेंस से रिलेटेड होगी, ठीक है। और देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, रियल स्टेट, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग एंड कल्चर, इन सारी चीजों से रिलेटेड डिस्कशन होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इवेंट है, एक तो आपको थीम याद हो गया। इसमें एक इवेंट होगा, कौन सा? इंडिया 2047 करके, ठीक है, इंडिया 2047। इसमें क्या बात करी जाएगी? इसमें बात करी जाएगी कि इंडिया 2047 में उसका क्या रोल रहेगा, किसमें? फ्यूचर ऑफ ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी में, ठीक है, कि इंडिया 2047 में किसकी बात करी जाएगी? फ्यूचर ऑफ ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी
हॉस्पिटैलिटी इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इंडिया में ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, इसके बारे में बात होगी कहाँ पे, फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट में, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक तरीके का समिट, ये तरीके का इवेंट होने वाला है इंडिया के लिए, इंडिया 2047, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। और ऐसे ही जो पूरा समिट है कहाँ पे हो रहा है, ये समिट हो रहा है दुबई के मदीना जुमेरा में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यूरोनवल से रिलेटेड। यूरोनवल 2024 क्या है, ये नाम सुनते ही लग रहा है कुछ मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यूरो हो गया तो मतलब कहीं यूरोप में, कहाँ पे हुआ है, यूरोप में देख लेते हैं। यूरोप में ये फ्रांस पेरिस में हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, ये फ्रांस पेरिस में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। पेरिस में कहाँ पे, नॉर्ड विलेपेंट एग्जीबिशन सेंटर में होने वाला है यूरोनवल करके, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें देखो क्या क्या टॉपिक से बातें होगी। इसमें होगी मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटाइजेशन, एआई एंड नवल इक्विपमेंट अमिड्स ग्रोइंग जियोपॉलिटिक टेंशन, मतलब इन सारी बातों पे, इन सारी चीज़ों पे बात होगी और कुछ शोकेसेस किए जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस एग्जीबिशन सेंटर में ये 4 से 7 नवंबर के बीच में होने वाला है और इसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, कहीं कहीं पे 110 से ज़्यादा कंट्रीज लिखा गया है। तो अभी कंफ्यूजन है, तो आगे मैं आपको इस चीज़ को कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मान के चलो कि 4 से 7 नवंबर के बीच में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, नॉर्ड विलेपेंट एग्जीबिशन सेंटर में, पेरिस फ्रांस में, आपको ध्यान रखना है। यूरोनवल 2024 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या बात करी जाएगी, इसमें एक तरीके का कॉपरेशन होगा, इसमें फोकस किया जाएगा इनोवेशन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन पे, ठीक है। यूरोनवल 2024 में इनोवेशन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन पे फोकस किया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है, पेरिस फ्रांस में। ये चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे 4 से 7 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं सार्को के बारे में। ये सार्को क्या है, अब सार्को के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन आएगा कि सार्को किस चीज़ से रिलेटेड है, तो चुपचाप टिक करके आ जाना। ये एक तरीके का सुसाइड पोड है, ठीक है। क्या है, सुसाइड पॉड है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सार्को क्या है, ये एक तरीके का सुसाइड पॉड है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इस टाइप का सुसाइड पॉड होता है और जिसको भी मरना है, जो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, ठीक है, अब ज़िंदगी में जीने का कुछ भी फायदा नहीं है, तो जाके इस सुसाइड पॉड में स्विट्जरलैंड में अपनी मौत को निश्चित कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और स्विट्जरलैंड में या कहीं पे भी वो, जहाँ पे ये चीज़ लीगल हो, अगर वो मंगवाना चाहे तो वो अपनी प्लेसेस, अपने मनपसंद जगह पे मंगवा के वहाँ पे, अगर वो इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहे तो वो जा सकता है, ठीक है। इसको बनाने वाले कौन है, उसके बनाने वाले का नाम कौन है, उसके बनाने वाले का नाम डॉक्टर फिलिप निस्क है, आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर फिलिप है सार्को को बनाने वाले का नाम। और सार्को क्या है, एक तरीके का सुसाइड पॉड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आगे मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ, आगे क्या होता है कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इस सुसाइड पॉड में, जहाँ पे लीगल है उसकी बात कर रहा हूँ। सुसाइड में अगर आप सुसाइड करने गए, या कोई भी व्यक्ति, आप नहीं, कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने गया, ठीक है, जो अपने जीवन से बहुत थका आ रहा है, ठीक है, सुसाइड करने गया, जो कि नहीं करना चाहिए पर करने गया, तो क्या होगा कि पहले तो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, कि आप मतलब मेंटली फिट तो हो कि नहीं, ठीक है। अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप इसमें नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली बात तो आप लोकेशन चूज करोगे कि आप कहाँ मरना चाहते हो, मतलब कोई व्यक्ति कहाँ मरना चाहता है, ठीक है, वो लोकेशन चूज कर लेगा। उसके बाद उसका मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेने के बाद अगर उसके फिर जैसे ही सुसाइड पॉड में जाएगा इस तरीके से, तो उसके बाद ओटीपी आएगी, ठीक है, कि आप सच में मरना चाहते हो क्या। अगर उसने ओटीपी पॉड में फिल कर दिया तो उसके बाद उस ओटीपी को फिल करने के लिए उसके पास 24 घंटे होगा, मतलब 24 घंटे उसके पास इनफ समय है सोचने के लिए कि हाँ यार अभी भी टाइम है, अगर रहना चाहे तो रह सकता है। तो उसके बाद क्या होगा कि एकदम से जैसे ही उसने बटन दबाया, उसने सोच लिया कि हाँ उसको मरना ही है, तो जैसे ही बटन दबाएगा तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है एकदम से खत्म हो जाएगी, इसमें एकदम से कम हो जाएगी और नाइट्रोजन की मात्रा एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही मात्रा बढ़ेगी वैसे ही इसमें मौत हो जाएगी इसकी, जो इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, किसके बारे में, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है किसके बारे में, एक मिनट, हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट आएगा एक्टिव यूथनेशिया के बारे में, ठीक है। एक आएगा यूथनेशिया और एक्टिव डाइंग के बारे में, असिस्टेड डाइंग, सॉरी, असिस्टेड डाइंग के बारे में, असिस्टेड डाइंग के बारे में ये कॉन्सेप्ट आएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। अब यूथनेशिया क्या होता है और असिस्टेड डाइंग क्या होता है, दोनों का रिजल्ट सेम है पर प्रोसेस अलग है। प्रोसेस समझ लो क्या है, प्रोसेस है कि अगर कोई भी यूथनेशिया, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से थका आ रहा है, या सोचो उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, या वो कोमा में पड़ा है, तो यूथनेशिया कर सकता है, ठीक है, यूथनेशिया ले सकता है। ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये एक फिजिशियन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, ये एक डॉक्टर के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, वो एडमिनिस्टर करेगा इस चीज़ को। और ये जो है इसमें
वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री होता है, मतलब जो व्यक्ति है जो मरने वाला है वो अपना एक तरीके कंसेंट देता है, ठीक है। हो सकता है कोमा में हो तो कंसेंट नहीं दे सकता है, तो उसके केस में फैमिली मेंबर हो सकता है कंसेंट दे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब एक तो वॉलेंट्री होगा, या तो खुद ही दे दे कि नहीं भाई अब मैं जीवित नहीं रह सकता क्योंकि मेरे को इतनी सारी बीमारियां हो रखी है, ठीक है, कि मैं अगर जीवित भी रहूंगा तो एक तरीके की जो मेरी जिंदगी है वो हेल जैसी है, ठीक है, मतलब नर्क जैसी है, तो हो सकता है वॉलेंट्री दे या इनवॉलेंट्री उसकी फैमिली मेंबर्स दें, ठीक है। और इसमें यह भी चीज देखी जाती है कि कोई भी ऐसा नहीं हो कि आपके मरने से किसी को फायदा पहुंचने वाला हो, ठीक है, वो फायदे के लिए आपको मरवाना चाह रहा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यूथनेशिया में क्या होता है, फिजिशियन की प्रेजेंस में आपको लीथल ड्रग दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या दिया जाता है, आपको लीथल ड्रग दिया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेड डाइंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी फिजिशियन नहीं होता, आपको ध्यान रखना है, कोई भी डॉक्टर नहीं होता, इसमें हमने खुद ही अपनी जान ले लेते हैं, ठीक है। किस चीज के माध्यम से, लीथल ड्रग के माध्यम से, ठीक है। अब एक तरीके का लीथल गैस, लीथल ड्रग जो भी हो गई उस चीज के माध्यम से। तो सुसाइड पॉड वाला केस क्या था, वो असिस्टेड डाइंग का था, मतलब उसने खुद ही जान ली, ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर ने उसको पूरा देखा कि हाँ अब इसको इस तरीके से मारा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो असिस्टेड डाइंग कुछ कुछ जो कंट्री है उसमें वैलिड है, मतलब आप कर सकते हो, ये स्विट्जरलैंड में भी है, मतलब आप इसको कर सकते हो। यूथनेशिया नहीं कर सकते हो, पर असिस्टेड डाइंग मतलब खुद की आप जान ले सकते हो इस तरीके से, मतलब पर इसमें यह भी देखा जाता है कि आपके मरने से कहीं किसी को फायदा है तो उसे असिस्टेड डाइंग का केस नहीं माना जाएगा, उसे मर्डर का केस माना जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इंडिया में यूथनेशिया से रिलेटेड क्या चीजें हैं, क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग लिंक करके थोड़ा पढ़ते हैं। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, यूथनेशिया से रिलेटेड सार्को क्या है, सुसाइड पॉड है, और ये असिस्टेड डाइंग से कनेक्टेड है, ना कि यूथनेशिया से कनेक्टेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजों को क्लियर करके चलोगे कि सार्को क्या है, एक तरीके का सुसाइड पॉड है, सुसाइड पॉड है जो किससे रिलेटेड है, असिस्टेड डाइंग से रिलेटेड है, असिस्टेड डाइंग से रिलेटेड है। यहां से क्वेश्चन आएगा, हो सकती है यूथनेशिया आप लगा के आ जाओ, तो आपको ध्यान रखना है कि सार्को क्या है, असिस्टेड डाइंग का एक माध्यम है, आपको ध्यान रखना है। किसने बनाया, डॉक्टर फिलिप निस्क ने बनाया है, और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्जिट इंटरनेशनल। हो सकता है डॉक्टर फिलिप का नाम ना है, एग्जिट इंटरनेशनल का नाम आए, तो इसको भी टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जहां जहां पे फंस सकते हो उन सारी चीजों को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। नेक्स्ट है क्रिस्टोफरसन। अब ये क्या है, ये एक सिंगर थे और सॉन्ग राइटर थे, अब ये नहीं रहे, 88 ईयर की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है, और ये यूएसए के रहने वाले थे। तो आप इसको देखते हुए चलो, क्रिस्टोफरसन कौन थे। और अब देखो, मोदी और नेतन्याहू से रिलेटेड इन दोनों की बातचीत हुई फोन कॉल पे, और मोदी जी ने कहा कि हम लोग कहीं कभी भी टेरर को सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी टेरर है वो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरीके से जो नेतन्याहू वाली लाइन है वो उसको रिपीट करते हैं, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए नजर आए किसको, इजराइल को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उन्होंने एक और बात कही कि होस्टेजेस को जल्दी से जल्दी फ्री किया जाए, ठीक है। तो एक तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है इनडायरेक्टली, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, इंडिया के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। लेबनान में क्या हुआ है, लेबनीज ट्रूप्स पुल बैक फ्रॉम बॉर्डर एज इजरायली ग्राउंड इन्वेजन, ठीक है। अब इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट कर दिया, किसका, लेबनान का। लेबनान से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लेबनान के जो चीफ थे, लेबनान में जो ग्रुप है हिजबुल्ला के जो चीफ थे हसन नसरल्ला, उसको मार दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने 32 साल तक इस ग्रुप को लीड किया है। अब उनके मरने के बाद जो हिजबुल्ला है एक तरीके से उसकी पूरी कमर टूट चुकी है। एक दो पेजर का अटैक हो गया था, उनका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, ठीक है। पहले वो क्या कह रहे थे कि इसराइल को घुस के मारेंगे, अब वो अपने आप को ही बचा नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक आज की सारी क्लासेस कवर हो चुकी हैं। एक और चीज़ लास्ट देख लो, हेलेनी के बारे में लास्ट टाइम भी कवर कराया था। हम लोग एक टॉपिक को 2-3 दिन तक चलाते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि एक बार पढ़ के भूल जाते हैं चीज़ों को। तो हेलेनी क्या है, एक तरीके का साइक्लोन है। कहाँ पे आया है ये साइक्लोन, आया है यूएसए में, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा येगी कहाँ पे आया है, तो येगी आया है वियतनाम में, ये ध्यान रखेंगे। और अगर पूछे कि बेबनिका क्या है, तो बेबनिका भी एक तरीके का साइक्लोन ही है जो कि कहाँ पे आया था, चाइना में आया था। ये सब 2024 के केसेस हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। कहीं से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।